और थोड़ा सा चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बात भी करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला है कि सिर्फ आंसर पे टिक लगा के आगे बढ़ने कोई मतलब नहीं है, वो तो फिर आप किताब से ही देख सकते हो। देखो यहाँ पे आपकी बेटा इस क्वेश्चन में किस चीज़ की बात हो रही है, अगर इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका एसी पावर ट्रांसमिशन की बात हो रही है। तो अगर मैं एसी पावर ट्रांसमिशन की बात, देखो ट्रांसमिशन अगर आपको पावर का करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो, सही, या तो ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, या तो आप अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सप्लाई पे ट्रांसमिशन कर सकते हो, या फिर आप डीसी पे सप्लाई कर सकते हो, सही है। तो देखो मैं आपको एसी ट्रांसमिशन के एडवांटेज ही बताता हूँ और एसी ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेज ही बताता हूँ। देखिए एडवांटेज ऑफ एसी पावर ट्रांसमिशन। एडवांटेज ऑफ एसी पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो देखिए एडवांटेज आपके क्या होते हैं। देखिए पहला एडवांटेज सबसे पहले ये होता है कि एसी में क्या होता है, आप हाई वोल्टेज पे जनरेट कर सकते हो, सही है। पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेजेस, पावर। और जनरली आपने देखा होगा सारा जनरेशन जो होता है, मैक्सिमम जनरेशन वो आपका एसी में ही होता है, सही। अब सोलर प्लांट की बात अलग है, अगर आप थर्मल पावर प्लांट की बात कर लेते हो तो वहाँ भी आपका क्या होता है, अल्टरनेटर लगा होता है। अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हो वहाँ भी आपका क्या लगा होता है, अल्टरनेटर ही लगा होता है, सही है। तो पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेजेस, पावर कैन बी जनरेटेड at हाई वोल्टेजेस, ये आपका एडवांटेज होता है एसी पावर ट्रांसमिशन का। उसके अलावा क्या होता है कि एसी केस में क्या होता है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है एसी सब स्टेशन की, वो आपकी कम होती है, सही है। इजी भी होता है, आसान भी होता है और चीपर भी होता है। द मेंटेनेंस ऑफ सब स्टेशन इज सही है। जो आपकी मेंटेनेंस होगी वो आपकी आसान भी होगी और आपकी चीपर भी होगी, ठीक है। दरअसल इसका रीजन क्या होता है, समझिए बात को। जनरेशन आपका किस में हो रहा है, जनरेशन बेटा आपका एसी में हो रहा है, ठीक है। जनरेशन आपका एसी में हो रहा है, आपने सिंपल एक ट्रांसफार्मर लगाया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे और वोल्टेज को एम्पलीफाई करेंगे, बढ़ाएंगे और उसे ट्रांसमिट कर देंगे। रिसीविंग एंड पे सब स्टेशन होगा, वहाँ क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, उसे आप स्टेप डाउन कराएंगे जो आपने ट्रांसमिशन वोल्टेज है, और फिर आपका आगे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, आगे की कहानी अलग है, ठीक है। डीसी वाले केस में क्या होता है, डीसी वाले केस में होता कि देखो बेटा जनरेशन तो आपका एसी में ही होता, जनरेशन किस में होता है, जनरेशन तो आपका एसी में ही होता, तो आपको कन्वर्टर यूज करने पड़ते, सही है। तो कन्वर्टर या फिर रेक्टिफायर इन्वर्टर, तो कन्वर्टर आपको जब यूज करने पड़ते हैं तो मतलब क्या है, पहले आप डीसी में आपका जनरेशन हुआ, वो सॉरी जनरेशन तो आपका एसी में हुआ, आप चाहते हो ट्रांसमिशन डीसी में हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनरेशन बेटा आपका एसी में हुआ, आप चाहते हो ट्रांसमिशन डीसी में हो, तो आप क्या करोगे, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करोगे ना, फिर ट्रांसमिट करोगे, फिर रिसीविंग एंड पे क्या करोगे, डीसी पहुंची, उस डीसी को क्या करोगे, फिर एसी में कन्वर्ट करोगे, सही है। तो यानी आपकी एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना, किसकी वजह से, ट्रांसमिशन कन्वर्टर की वजह से सब स्टेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेज एक और भी लिख लीजिए, मैंने बोला है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अगर एसी में करते हो आप तो एसी में आप इजीली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हो, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ठीक है। उसके अलावा आपके क्या एडवांटेज होते हैं, उसके एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, जैसे आपको जो पावर लॉस होता है वो भी आपका इसी केस में कम होता है, लेस लॉस ऑफ पावर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, लेस लॉस ऑफ पावर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो ये बेटा कुछ एडवांटेजेस हैं किसके, ये एडवांटेजेस हैं बेटा आपके एसी ट्रांसमिशन के, सही है। अब सेम इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस लिखे हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं बहुत सारे, सही है। अभी जब ये मैं सारी चीज खत्म करूंगा तो मैं आपको एक कंक्लूजन वाली चीज बताऊंगा,
फिर आप बोलोगे सर कि एसी में फ़ायदे भी हैं, एसी में नुकसान भी हैं, तो फिर कैसे ट्रांसमिशन करना चाहिए, उसका कंक्लूड मैं आखिरी में करूँगा। तो देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ एसी पावर ट्रांसमिशन, डिसएडवांटेज ऑफ एसी पावर ट्रांसमिशन। तो डिसएडवांटेज की बात कर ले रहे हैं। डिसएडवांटेज आपका क्या है, देखिए एसी लाइन की जो होती है आपकी एसी ट्रांसमिशन, एसी लाइन रिक्वायर मोर कॉपर देन डीसी लाइन। एसी लाइन लिख दिया वैसे, एसी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। एसी लाइन रिक्वायर मोर कॉपर देन डीसी ट्रांसमिशन लाइन। अब इसका लॉजिक समझो। देखो एसी में बात क्या है कि जनरली अपने हिंदुस्तान की बात करो तो 3 फेज से हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो 3 फेज से ट्रांसमिशन हो रहा है तो 3 फेज होगा, यानी आप कितने कंडक्टर यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो 3 कंडक्टर। फिर आगे की कहानी और भी है कि भाई बंडलिंग ऑफ कंडक्टर कर रहे हो, वो दुनियादारी अलग है, लेकिन 3 फेज में कर रहे हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 3 फेज 4 वायर में हो रहा है, ट्रांसमिशन 3 फेज से हो रहा है। तो 3 कंडक्टर तो चाहिए आपको भाई, माना 100 किलोमीटर तो आपको ट्रांसमिशन करना है। तो 100 किलोमीटर मतलब क्या है आपका, समझो बात को। 100 किलोमीटर मतलब क्या है कि 3 कंडक्टर यानी 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर यानी 300 किलोमीटर हो गया, इतना कंडक्टर चाहिए। डीसी में कहानी क्या है, डीसी में सिंपल 2 वायर से आपका ट्रांसमिशन हो जाएगा। एक आपका सिर्फ फॉरवर्ड कंडक्टर, एक आपका रिटर्न कंडक्टर। यानी किसमें आपको बेटा ज़्यादा कॉपर लग रहा है, आपको ज़्यादा कॉपर लग रहा है डीसी वाले केस में, सही है। उसके अलावा अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं तो एसी ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है इन कंपैरिजन टू डीसी ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ AC transmission line is more complicated than डीसी ट्रांसमिशन लाइन, सही है। तो एसी ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन आपका मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है इन कंपेरिजन टू डीसी ट्रांसमिशन लाइन। उसके अलावा स्किन इफेक्ट की बात कर लेते हैं। स्किन इफेक्ट से क्या होता है कि एसी ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, सही है। तो ड्यू टू द स्किन इफेक्ट, ड्यू टू द स्किन इफेक्ट, ड्यू टू द स्किन इफेक्ट, due to the skin effect, effective resistance of transmission line will increase, सही। स्किन इफेक्ट में कई बार बता ही चुका हूँ। स्किन इफेक्ट आपका बेसिकली होता क्या है, सिंपल मान लो बेटा आपके पास एक कंडक्टर है, सही है। अब ये कंडक्टर है तो स्किन इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो मैक्सिमम करंट है वो आपके कंडक्टर की सरफेस से फ्लो करती है। माना ये कंडक्टर है तो ये जो कंडक्टर है मैक्सिमम करंट सरफेस से फ्लो करेगी, ठीक है। या फिर जैसे मेरे पास एक पैन है, सही है, तो इसे मैं इनर वाली चीज़ मान ले रहा हूँ, सही है। ये इनर है, ये जो रिफिल है, सही है, रिफिल इनर है और ये कंडक्टर की सरफेस है, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट कंडक्टर की सरफेस से फ्लो करेगी, इनवर्स फ्लो नहीं करेगी। तो ये आपका स्किन इफेक्ट होता है। मतलब देखो, अगर मैं एसी की बात कर रहा हूँ या फिर चलो नॉर्मल, क्या होना चाहिए कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए भाई, इस तरीके का होना चाहिए। स्किन इफेक्ट डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ज़्यादा आपको पढ़ना है स्किन इफेक्ट के बारे में मुझे वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का लेक्चर वाला जो वीडियो उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। बस यहाँ शॉर्ट है बता रहा हूँ। तो स्किन इफेक्ट की वजह से कहानी क्या बनेगी कि मैक्सिमम करंट आपकी सरफेस पे आ जाएगी। डीसी में नहीं होता है बेटा स्किन इफेक्ट, होता भी ना के बराबर होता है। अब समझो बात को, जब मैक्सिमम करंट आपकी बेटा इसकी, जब मैक्सिमम जो करंट है जब आपकी वो सरफेस पे फ्लो हो रही है तो उस केस में क्या होगा, आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा, देखो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर क्या होता है बेटा, रो एल बाई ए, ठीक है। तो अब यहां पूरा एरिया यूटिलाइज हो रहा था करंट के फ्लो होने में या फिर करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में,
यहाँ पे तो पूरा एरिया आपका यूटिलाइज हो नहीं रहा, यहाँ पे जो सरफेस वाला एरिया है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा है, यानी यहाँ पे एरिया आपका कम हो रहा है, ठीक है ना। जब एरिया आपका कम हो रहा है तो फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, सही। तो लॉसेस भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं, सही है। डीसी ट्रांसमिशन में एडवांटेज है कि स्किन इफेक्ट का कोई चक्कर ही नहीं है, सही, और है भी तो ना के बराबर है। चलिए, ड्यू टू द स्किन इफेक्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विल इंक्रीज, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके अलावा आपका और क्या एडवांटेज, वैसे वो डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं। जैसे अगर एसी ट्रांसमिशन लाइन की बात करता हूँ तो यहाँ पे कैपेसिटेंस वाला भी इम्पैक्ट आएगा, सही। तो कैपेसिटेंस से क्या होगा, कंटिन्यूअस लॉस ऑफ पावर होगा ड्यू टू द चार्जिंग करंट, सही है। और ये उस केस में भी होगा कि जब ट्रांसमिशन नहीं भी हो रहा हो, जब आपकी लाइन ओपन भी हो, ठीक है। एन एसी लाइन हैज कैपेसिटेंस, मेरे पॉइंट लिख दे रहा हूँ, एंड AC line has सही, AC लाइन है, AC लाइन में आपका कैपेसिटेंस है, तो एन AC line has a capacitance, therefore there is a continuous loss of power due to the charging current at open condition। भाई ओपन कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा, भाई आपकी करंट किस केस में फ्लो करती है, जब आपका सर्किट कंप्लीट होता है। जब आपका सर्किट कंप्लीट ही नहीं है तो आपकी पावर फ्लो ही नहीं करेगी। लेकिन एसी वाले केस में क्या है कि भाई कैपेसिटेंस तो बन ही रहा है ना आपका, सही। अब कैपेसिटेंस की डिटेल में पढ़ा रखा है, वो चाहिए वो भी आपको वीडियो बोलिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, सही। क्योंकि कैपेसिटेंस की कहानी क्या है, कैपेसिटेंस कई तरीके से बनेगा। कैपेसिटेंस क्या है कि मान लेते हैं कि ये दो कंडक्टर हैं तो इनके बीच में बनेगा, फिर माना न्यूट्रल वाला वायर जा रहा है मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, तो उससे भी बनेगा, फिर अर्थ के साथ भी बनेगा, सही है। तो वो चार्जिंग करंट आपकी रहेगी, ठीक है। तो ये सारी कहानी किसकी थी, आपकी एसी की, सही। तो देखो मैंने जैसा आपसे बोला है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तो वो मैं आपको कर रहा हूँ प्रोवाइड। इसमें एक आध पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट, जैसे आपका एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा चलिए, अब आपके माइंड में बात आएगी कि भाई डीसी में ट्रांसमिशन करें एसी में ट्रांसमिशन करें, तो समझिए बात को, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जो शॉर्ट ट्रांसमिशन वाली बात है, सही है, शॉर्ट ट्रांसमिशन वहाँ पे एसी हम प्रेफर कर लेते हैं, और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन वाली बात है वहाँ पे डीसी प्रेफर कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो पहले ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं डीसी ट्रांसमिशन लाइन की बात करता हूँ तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन में क्या कहानी है कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन में आपकी कन्वर्टर की कॉस्ट लग रही है, ठीक है। और कन्वर्टर की कॉस्ट कहाँ कहाँ लग रही है, ये आपकी सेंडिंग एंड पे भी लग रही है और आपकी बेटा रिसीविंग एंड पे भी लग रही है, ठीक है ना। तो ओवरऑल कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई सब स्टेशन पे। लेकिन दूसरी तरफ नंबर ऑफ कंडक्टर जो आप ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हो वो आपके रिड्यूस हो रहे हैं। तो जब बेटा वो आपके रिड्यूस हो रहे हैं तो वहां पे आपकी कॉस्टिंग कम हो रही है ना, सही है। तो 100 किलोमीटर के लिए कुछ कॉस्ट होगी, 200 किलोमीटर के लिए कुछ कॉस्ट होगी, 300 किलोमीटर के लिए कुछ कॉस्ट होगी, 1000 किलोमीटर के लिए कुछ कॉस्ट होगी। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर मान लेते हैं, इसे हम ब्रेक इवन डिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि 500 किलोमीटर तक अभी इतनी कॉस्ट कम नहीं हुई है कि आपके कन्वर्टर वाली जो कॉस्ट लगी वो कंपनसेट हो जाए, सही है। लेकिन 500 किलोमीटर के बाद वो कॉस्ट आपकी कम हो गई। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या यूज़ करेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में सिंपल डीसी ट्रांसमिशन यूज़ कर लेंगे, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम एसी यूज़ कर लेंगे। चलिए कुछ ज़्यादा ही पीएचडी हो गई इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडक्शन हीटिंग विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑफ हाई वैल्यू, सही है। ए दे रखा है आपका फ्रीक्वेंसी, बी दे रखा है बेटा आपका करंट, सी दे रखा है बेटा आपका वोल्टेज, और डी दे रखा है आपका पावर फैक्टर। रिपीट कर रहा हूं, इन इंडक्शन हीटिंग विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑफ हाई वैल्यू। ए हो गया बेटा आपका फ्रीक्वेंसी, बी हो गया आपका करंट, सी हो गया आपका वोल्टेज, डी हो गया आपका बेटा पावर फैक्टर। तो अगर इंडक्शन हीटिंग की बात करते हैं तो किसकी इसमें वैल्यू ज्यादा होती है, सही। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडक्शन हीटिंग में आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा ज्यादा होती है, सही। जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो देखो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड हैं,
सही है। जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर आप वो सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं करते, तो उसके भी सब्जेक्ट हमने इंक्लूड कर रखे हैं। सही है। तो थोड़ा यहाँ किसी बात हो रही थी, यहाँ पे इंडक्शन हीटिंग की बात हो रही थी। सही है। तो हीटिंग की अगर बात करता हूँ, हीटिंग आपकी क्या होगा, कंडक्टिंग मटेरियल्स होगा। सही है। और कंडक्टिंग मटेरियल्स मतलब जैसे आपके फेरोमैग्नेटिक हो गए। सही है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गए या फिर आपका नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गए। सही। ये जो होता है इसे हम बोल देते हैं इंडक्शन हीटिंग। सही है। द हीटिंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल, द हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, द हीटिंग ऑफ conducting material such as ferromagnetic and non ferromagnetic material is known as induction heating. The heating of conducting materials such as ferromagnetic and non-ferromagnetic material is known as induction heating. ठीक है। और इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है कि हमेशा हम जो यूज़ करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो गया, इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप मेरी पूरी सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने हीटिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं और वहाँ पे मैंने आपको इंडक्शन हीटिंग के ऊपर भी कराए हैं। सही है। चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए, वो और करते हैं। आज थ्योरी वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए, न्यूमेरिकल तो करी थे हमने। देखते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द यूज ऑफ हाई फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफॉर्मर, ए है बेटा साइज ऑफ कोर विल डिक्रीज, बी है बेटा लेस कॉपर विल बी यूज्ड, सी है बेटा कोर लॉस विल रिड्यूस, और डी है बेटा वोल्टेज आउटपुट विल रिड्यूस। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, विद द यूज ऑफ हाई फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफॉर्मर, वहां मैंने एक्स की पावर आर लिखा है लेकिन बेटा ट्रांसफॉर्मर है वो TRANSFORMER। ए है बेटा साइज ऑफ कोर विल रिड्यूस या फिर डिक्रीज, बी है आपका लेस कॉपर विल बी यूज्ड, सी है आपका कोर लॉस विल रिड्यूस, और डी है आपका वोल्टेज आउटपुट विल रिड्यूस। सही। तो यहां पे विद द यूज ऑफ हाई फ्लक्स डेंसिटी, सही बात है, हाई फ्लक्स डेंसिटी हम यूज करते हैं। इससे होता है कि हमारा जो साइज ऑफ कोर होता है वो हमारा रिड्यूस होता है। सही है। साइज ऑफ कोर होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, इसी वजह से हम हाई फ्लक्स डेंसिटी यूज करते हैं। देखो ये सिंपल टिक मारने वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सही। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की अगर बात करी जाए तो वो क्या है, सिंपल ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक फ्लक्स पर एरिया। ठीक है। ये आपका सिंपल है, पर एरिया बोल रही है, फिर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। सही है। तो यहां पे अगर मैं बी की बात करूं, बी आपका क्या होगा, बी सिंपल होगा 5/A। सही है। बी आपका होगा 5/A। अब यहां पे अगर आप खुद से समझिए, अगर हाई बी की बात कर रहा हूं मैं, हाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा हूं, अगर बेटा बी हाई फ्लक्स डेंसिटी, तो एरिया ऑब्वियसली बात क्या होगा, एरिया आपका कम होगा ना, यानी जो ट्रांसफार्मर का वेट होगा वो भी आपका क्या होगा। मैं सारे पॉइंट लिख दे रहा हूं। इफ बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इफ हाई बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी हाई है, तो उस केस में क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा। सही है। अब अगर बेटा कोर का एरिया कम हो रहा है तो जो आपका ट्रांसफार्मर का कोर होगा वो क्या होगा, वो भी आपका कम होगा।
ट्रांसफार्मर कोर विल रिड्यूस। ट्रांसफार्मर कोर का जो वेट होगा, सही है, ट्रांसफार्मर कोर का जो वेट होगा, ट्रांसफार्मर कोर वेट, सही, ट्रांसफार्मर कोर वेट विल रिड्यूस। सही है, ट्रांसफार्मर कोर का जो वेट होगा वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे जो आपका साइज ऑफ कोर होगा, सही है, तो ऑब्वियस सी बात है साइज ऑफ कोर भी आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। सिंपल बी बराबर क्या होता है, फाई अपॉन ए, सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर एरिया। तो ऐसा भी नहीं है कि आपके क्वेश्चन पर सिर्फ टिक लगा के हम आगे बढ़ जा रहे हैं, जितने भी रिलेवेंट चीजें हो सकती हैं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। परमानेंट मैग्नेट्स यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स आर हार्ड कोर मटेरियल बिकॉज ए दे रखा है दे हैव ब्रॉड हिस्टेरेसिस लूप, सही है। बी दे रखा है देयर एनर्जी डेंसिटी हाई। सी दे रखा है दे हैव हाई बीएच मैक्सिमम। और डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फिर से रिपीट करो, परमानेंट मैग्नेट्स यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स आर हार्ड कोर मटेरियल बिकॉज, ये ऑप्शन है दे हैव ब्रॉड हिस्टेरेसिस लूप। बी ऑप्शन है आपका देयर एनर्जी डेंसिटी हाई। सी ऑप्शन है दे हैव हाई बीएच मैक्सिमम। और डी है बेटा ऑल ऑफ द अबव। तो परमानेंट मैग्नेट्स की बात हो रही है और आपने देखा होगा जनरल इंस्ट्रूमेंट में आपकी परमानेंट मैग्नेट्स ही यूज होती हैं, सही है। तो ये सारे पॉइंट आपके बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता देता हूं कि परमानेंट मैग्नेट ही क्यों यूज करी जाती हैं इंस्ट्रूमेंट में, एक जनरलाइज बात हो रही है। तो वो पॉइंट्स आपको लिख दे रहा हूँ, वो आप अपने नोट्स में आप प्रॉपर मेंटेन कर लीजिएगा, सही है। परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं यूज टू इंस्ट्रूमेंट्स, वो आपकी होती क्या, हार्ड कोर मटेरियल, सही है। परमानेंट मटेरियल्स यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट्स यूज्ड इन instrument are hard core material बिकॉज, सही, क्यों ये आपकी यूज होती हैं। तो देखिए पहला पॉइंट आपके क्या है, इनका जो हिस्टेरेसिस लूप होता है वो आपका बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, दे हैव ब्रॉड हिस्टेरेसिस लूप। तो पहला पॉइंट हो गया आपका दे हैव ब्रॉड हिस्टेरेसिस लूप, सही है। इनका जो हिस्टेरेसिस लूप होता है वो आपका बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। उसके अलावा क्या होता है, इनकी जो बेटा एनर्जी डेंसिटी होती है वो भी आपकी ज़्यादा होती है, हाई होती है। देयर एनर्जी डेंसिटी हाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देयर एनर्जी डेंसिटी इज हाई। इनकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके अलावा आपके क्या पॉइंट्स हैं कि अगर मैं रेजिडुअल इंडक्शन की बात करूं और कोरोसिव फील्ड की बात करूं तो वो भी आपका लार्ज होता है, सही है। तो दे हैव रेजिडुअल इंडक्शन, दे हैव रेजिडुअल इंडक्शन एंड कोरोसिव फील्ड लार्ज। इनकी जो कोरोसिव फील्ड भी होती है आपकी क्या होती है, लार्ज होती है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी की बात करूं तो दे हैव पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, दे हैव पॉजिटिव
इनकी ससेप्टिबिलिटी भी आपकी बेटा पॉजिटिव होती है, सही है। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो दे एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, सही है। दे एग्जिबिट ठीक है। ये मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जितने मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं इन्हें मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये क्या क्या है। परमानेंट मैग्नेट्स यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स आर हार्ड कोर मटेरियल बिकॉज, पहला है दे हैव ब्रॉड हिस्टैरिसीस लूप, दूसरा है आपका देयर एनर्जी डेंसिटी इज हाई, तीसरा है दे हैव रेजिडुअल इंडक्शन एंड कोरोसिव फील्ड लार्ज, और फोर्थ है दे हैव पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, और फिफ्थ है दे एग्जिबिट ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये सारे बेटा आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आज के लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, देखो 2-4 मिनट बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लेक्चर तो ये मेरी कोशिश में 2 घंटे का ही बनाऊं, ठीक है, जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो हो जाए अच्छी बात है, लेकिन शायद नहीं पॉसिबल ये पार्ट वाइज पढ़ रहा हूँ, अपलोड हो रहा हो कि एक पार्ट एक दिन में जा रहा हूँ 1 घंटे का, एक पार्ट 1 दिन में जा रहा हूँ, लेकिन ये 2 लेक्चर मिला के एक लेक्चर में जो सिंगल लेक्चर बना रहा हूँ 2 घंटे का ही बना रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात तो आप 2 लेक्चर मिला के एक लेक्चर जो बने उसे आप सिंगल लेक्चर समझिएगा। देखिए कुछ बातें कर ले रहे हैं। देखिए जो पूरी सीरीज़ है यहाँ मेरा पूरा कंसंट्रेशन क्या है कि होता क्या है कि मैंने 1 महीना पढ़ा दिया, 2 महीना पढ़ा दिया, फिर गायब हो गए, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। सही है कि अगर आपसे कमेंट कराए कि 5000 क्वेश्चन कराने हैं, और 5000 क्वेश्चन कराना इतना आसान टास्क नहीं है, सही है। तो लेकिन मेरी कोशिश क्या है कि एटलीस्ट जो चीज़ बोली है वो चीज़ हो, लेकिन खैर वो अब जेनिक एजुकेशन से पे डिपेंड करती हैं चीज़ें कि कितने लेक्चर अपलोड्स होते हैं। खैर कोई बात नहीं है, यहाँ अभी तो आपका अपलोडिंग चली रही होगी जहाँ तक है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन में कुछ बच्चे का रिप्लाई ये आ रहा था, और रिप्लाई का कमेंट्स आ रहा था कि सर थ्योरी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। तो देखो बेटा मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, न्यूमेरिकल्स तो आप पता नहीं कब से प्रैक्टिस करते ही आ रहे हो, सही, और अच्छी बात है करो, लेकिन अगर बेटा थ्योरी नहीं करोगे तो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला। अगर बेटा आप गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे होते, अगर आप बेटा ESE का एग्ज़ाम देने जा रहे होते, ठीक है, सही, तो वहाँ पर मैं आपसे बोलता हाँ बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन पर कंसनट्रेट करो। ठीक है, लेकिन अगर बेटा आप JEE का पेपर देने जा रहे हो, जूनियर इंजीनियर का, मैं आपसे पहले लेक्चर की स्टार्टिंग में हमेशा मैं 2-3 मिनट बोलता हूँ सेम चीज़ें, इसलिए बोलता हूँ कि आप एक बार बेटा SSC JEE का पेपर उठा के देखो, आप एक बार राजस्थान JEE का पेपर उठा के देखो, एक बार UP PSL JEE का पेपर उठा के एक बार देखो। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन सिर्फ न्यूमेरिकल बेसिस आ रहा है, ऐसा कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है। आपको बेटा थ्योरी वाले क्वेश्चन भर के आते हैं, सही, और बहुत होशियार बच्चे होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उनका पूरा कंसंट्रेशन किस चीज़ पे लगा रहता है? उनका पूरा कंसंट्रेशन बेटा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पे लगा रहता है, सही है। और बिल्कुल कायदे की बात आपको बोलूँ कि न्यूमेरिकल भी तभी होता है जब आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन क्लियर होता है। तो यहाँ तो चलिए आपकी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है, तो अब यहाँ आपको क्या मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, लेकिन न्यूमेरिकल वही बच्चा कर पाता है जिसका थ्योरी वाला क्वेश्चन क्लियर होता है। तो थ्योरी पर ध्यान दो, सही है, क्योंकि मेरी कोशिश क्या है कि मैं अपने 2 घंटे के लेक्चर में चाहता हूँ कि आसान से आसान क्वेश्चन भी हो, कठिन से कठिन क्वेश्चन भी हो, चाहे आपके सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो, सही, चाहे मशीन हो, मशीन का भी 1-8 क्वेश्चन होना चाहिए, कम से कम इंस्ट्रूमेंटेशन के भी 2 क्वेश्चन होना चाहिए, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी क्वेश्चन होना चाहिए, सही है। तो ये कोशिश रहती है, क्योंकि देखो जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, देखो आप लोग में जो पढ़ाई करते हो, आप लोगों का पढ़ाई करने का ट्रेंड क्या है? आप लोग के पढ़ाई करने का ट्रेंड बेटा ये है कि मशीन उठाई, अब कर डाले 1000 क्वेश्चन, सही, पावर सिस्टम उठाया, कर डाले 1000 क्वेश्चन, सही। तो ये एक अलग प्रैक्टिस है आप। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो, रियल टाइम एग्जाम, तो एग्जाम में बेटा कहानी क्या बनती है? एग्जाम में बेटा कहानी ये बनती है कि एक क्वेश्चन मशीन का लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन कंट्रोल का लिखा है, अगला क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉन से लिखा है, अगला क्वेश्चन पावर सिस्टम का। तो अब क्वेश्चन आपके रैंडम चेंज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइंड सेट चेंज होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होता है कि आपको रियल टाइम जैसी कुछ फीलिंग आए कि एक क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का चल रहा है, ठीक है, फिर अचानक से अगला क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम में पहुंच गए, या फिर अचानक से अगले क्वेश्चन पे कहाँ पहुंच गए? एस्टिमेशन कॉस्टिंग पे पहुंच गए। तो यहाँ पे आपके माइंड की सही टेस्टिंग होती है, सही है। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह तो रहा हूँ कि यहाँ पे 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, लेकिन जिस हिसाब से मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, आपके कम से कम 10,000 क्वेश्चन रेडी होंगे। जैसे यही क्वेश्चन जो करा दिया, इस क्वेश्चन में मैंने 5 पॉइंट लिख दिए, जबकि मैं चाहता तो ऐसा नहीं करता। सिंपल आपका क्वेश्चन शायद यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं सीधे पढ़ता, 2-4 लाइनें बोलता, टिक लगा के आगे बढ़ जाता, लेकिन फिर उस चीज़ का मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप टाइम दे ही रहे हो, सही है, तो ढंग से ही पढ़ लो,
इसीलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डिटेल एनालिसिस बताने की कोशिश करता हूँ। आपको कहीं कोई दिक्कत लगती हो मेरे लेक्चर में, सही है, तो मुझे यूट्यूब पे आप कमेंट करो, 101% मेरी तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा। हाँ, ये दिक्कत है तुरंत ना मिले, 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद मिले, लेकिन रिप्लाई आपको बेटा मिलेगा। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और 2 बातें थोड़ी सी और कहनी होती 2-3 मिनट की। देखिए, जिस तरीके से हम यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, अभी मेरे ख्याल से जैनिक जे स्टडी पे बेसिक इलेक्ट्रिकल भी पूरा ही फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा अपलोड कर ही दिया है लगभग, ठीक है। तो आपका क्या, हमारा पूरा पेड कोर्स भी है। पेड कोर्स से क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल का पूरा पेड कोर्स है, सिविल का पेड कोर्स है, मैकेनिकल का बन रहा है, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल में कहानी क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिकल का लगभग अप्रॉक्सीमेट डेटा बोल रहा हूँ, लगभग 600 घंटे का हमारा पेड कोर्स है, ठीक है। 600 घंटे का पेड कोर्स है। उस पेड कोर्स में कहानी क्या है कि सारे सब्जेक्ट इंडिविजुअली पढ़ाए गए हैं। जैसे मशीन की बात कर लेते हैं, तो मशीन मैंने ही पढ़ाया है। मशीन आपका लगभग हमने 100 घंटे से ज़्यादा पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मशीन जो हमने बेटा आपको 100 घंटे से ज़्यादा पढ़ा रखा है, उसमें कहानी क्या है कि जैसे सबसे पहले मैंने कैसे पढ़ा, बेसिक पूरा क्लियर करा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर पे आ गए, उसके बाद डीसी पे आ गए, उसके बाद इंडक्शन पे आ गए, फिर सिंक्रोनस पे आ गए, फिर स्पेशल मशीन पे आ गए। इस तरीके से 5-6 पार्ट में डिवाइड करा है। फिर अब जैसे बेटा आपको ट्रांसफार्मर करा रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर में लगभग 20 से 22 सब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएससी जेईई में जो आपके अब तक आए हुए हैं, प्लस जो रिलेवेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे टॉपिक वाइज टॉपिक्स कराएं। प्लस जैसे ट्रांसफार्मर खत्म हुआ, तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड माना आपके 250 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ उसमें प्रोवाइड कराई गई है, वो करा दिया। इस तरीके से पूरा सिलेबस आगे बढ़ा है। ऐसी पावर सिस्टम की बात कर लेते हैं। पावर सिस्टम में एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम हो गया, उसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, वो पूरा डिटेल में पढ़ाया है। उसके अलावा आपका कोरोना हो गया, सही है, केबल, अंडरग्राउंड केबल हो गया, ओवरहेड इंसुलेटर हो गए, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक हैं सारे पढ़ाए हैं। उसके अलावा आपका जैसे पावर स्टेशन प्रैक्टिस हो गया, फिर पावर प्लांट हो गया। उसमें क्या हो गया, जैसे वेरियस टाइप के आप पावर प्लांट हो गए भाई, थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, सारे डिटेल में पढ़ा रखे हैं। उसके अलावा वेरिएबल लोड ऑन पावर स्टेशन, सही है, पावर फैक्टर के बारे में डिटेल स्टडी, तो ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। सेम सबसे इंपॉर्टेंट स्विच गियर प्रोटेक्शन। स्विच गियर प्रोटेक्शन जो आपका पार्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्विच गियर प्रोटेक्शन आपका पूरा इंपॉर्टेंट पढ़ा रखा है। सारी रिले पढ़ा रखी हैं, सारे सर्किट ब्रेकर पढ़ा रखे हैं, सबका कंस्ट्रक्शन क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कहाँ पे किसका एप्लीकेशन है, इस तरीके से। तो उसके बाद पावर सिस्टम एनालिसिस भी उसमें इंक्लूड कर रखा है हमने, जैसे आपका पर यूनिट सिस्टम हो गया, उसके अलावा आपका सिंगल लाइन डायग्राम तो है ही, उसके अलावा आपका फॉल्ट एनालिसिस हो गया, उसके अलावा स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत, तो ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एस्टिमेशन कॉस्ट, ये सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाले, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट मैंने ही पढ़ाए, लगभग दोनों मिला के बोल रहा हूँ, लगभग 50 घंटे के अराउंड पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। 4 सब्जेक्ट हो गए। बेसिक इलेक्ट्रिकल एक और सर ने पढ़ाया है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल भी 60 घंटे से ज़्यादा पढ़ा रखा है, ठीक है। और अदरवाइज बेसिक इलेक्ट्रिकल तो हमने यूट्यूब पर भी अपना बहुत सारा अपलोड कर रखा है, लेकिन पेड कोर्स में कुछ एडिशनल चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी 50 घंटे ज़्यादा पढ़ा रखा है। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट वो भी 30 से 40 घंटे पढ़ा रखा होगा। तो पूरा पैकेज है, वो भी आप चाहो ले सकते हो। पेड कोर्स है हमारे। आप सीधे जैनिक एजुकेशन की वेबसाइट पे जाइए, और मेरे ख्याल से इसमें 50% डिस्काउंट चल रहा होगा शायद, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे ऑफलाइन ऑफिसेस भी हैं। अगर मैं ऑफलाइन ऑफिसेस की बात करता हूँ, तो एक हमारा कोरबा छत्तीसगढ़ में है, दूसरा हमारा भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तीसरा ऑफिस हमारा पटना बिहार में है, चौथा ऑफिस हमारा प्रयागराज या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हो, वहाँ पे शायद 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए शायद, तो वहाँ से भी ले सकते हो। तो पेड कोर्स भी आपके लिए बहुत अच्छा है। उसमें आप ओवरऑल पेड कोर्स की बात करूँ, लगभग 600 घंटे का होगा इलेक्ट्रिकल का। 500 से ज़्यादा पूरे कोर्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए गए हैं। 3 से 4 हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिटेल सॉल्यूशन के साथ कराए गए हैं, प्लस हम उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो पूरा एक अच्छा पैकेज है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और ये पेड कोर्स हमारा वीडियो कोर्स है, उसका फ़ायदा क्या है, जैसे कई बार आप मान लो ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। अब ट्रैवल के समय बच्चे की टेंडेंसी क्या होती है, बच्ची टेंडेंसी होती है, ठीक है भाई, गाना लगाया, कान में ईयरफोन लगाया, सुनना स्टार्ट कर दिया। तो बेटा अब आपका टाइम बहुत कीमती है, अब आप अपने टाइम को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हो। एक बार सरकारी नौकरी निकाल लो, उसके बाद चाहे गाने सुनना हो, पिक्चर देखना हो, जो करना है करते रहो, लेकिन अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीडियो डाल के रखो हमारे जो जैनिक एजुकेशन के, या फिर चलो हमारा छोड़ो, किसी और का वीडियो रखो, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, सही है। वहाँ पे सीधे कान में ईयरफोन लगाओ, वीडियो लेक्चर सुनना स्टार्ट करो, ठीक है। या फिर टेस्ट सीरीज है वो देना स्टार्ट करो, टाइम सेव करो। चलो जैनिक एजुकेशन नहीं, किसी और एजुकेशन, वो तो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। दूसरा, जैसे कोचिंग में जाते हो, कोचिंग में टीचर ने एक बार पढ़ाया, अच्छी बातें पढ़ाया, नहीं समझ में आया तो वहाँ रिपीट नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एक साथ 100-200 बच्चा बैठा हुआ है। हमारे वीडियो में क्या है कि आप एक बार समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी बार उसे रिवाइंड करके देखिए, तीसरी बार रिवाइंड करके देखिए, 10वीं बार रिवाइंड करके देखिए, आपकी मर्जी है।
आएगा समझ में। कई बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है कि एक बार में बातें समझ में नहीं आती हैं। तो चलिए ये सब एडवांटेजेस हैं, तो वीडियो कोर्स आप लीजिए, हमारा नहीं तो किसी और का लीजिए, लेकिन लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज से अच्छा में कहीं भी आपको कोई दिक्कत लगे तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताइएगा, ठीक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।